जय हिंद दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो में हम लोग साइंस के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे का आप लोग चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लीजिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम लीजिए, एएलपी का एग्ज़ाम लीजिए, आरपीएफ का एग्ज़ाम लीजिए, सभी एग्ज़ाम में ये जो 10 सवाल है पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी जैसिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो, आगे के वीडियोस हो, नोटिफिकेशन हो, उसकी सही और सटीक जानकारी आपको रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन एक सदिश राशि है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सदिश राशि कौन सी है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी या वॉल्यूम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन आपका बी जो दिया गया है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यदि आप लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे m इंटू भी क्रॉस आपका r होता है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। ये इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। आपके ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, ऑप्शन सी है NaHCO3 और ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको मालूम होगा कि जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और इस तरह के जो सवाल होते हैं रासायनिक सूत्र वाले आपको याद रखने हैं। अब चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होती है। क्वाशियोरकर डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। आपको बताना है कि जो ये क्वाशियोरकर डिजीज होती है, रोग होती है, वो किसकी कमी से होती है। आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। यदि आप लोग इमेज से भी पहचानेंगे तो आप लोग इसका आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से ये क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, जो आमतौर पर बच्चों में होती है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेट उनका निकल जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो प्रोटीन है वो नहीं मिल पाता है। अब चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, यानी हाइग्रोमीटर का यूज करके क्या मेजर किया जाता है। आपके ऑप्शन है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर, तापमान यानी टेम्परेचर, या वॉल्यूम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ह्यूमिडिटी हो जाएगा, यानी आर्द्रता हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल रहते हैं, कितने क्वांटिटी में ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्जाम में आप लोगों ने ये सवाल देखा होगा और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लाइजोसोम, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको मालूम होगा, यदि आप लोग ये डायग्राम देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका लाइजोसोम हो जाएगा। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। आपको मालूम होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे में। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है? वैसा यानी परिवर्तन जो एक बार करने पे दोबारा उसी अवस्था में आ जाए। और केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा केमिकल यानी ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाए तो फिर दोबारा अपनी स्थिति में, अपने स्टेट में ना आए। आपके ऑप्शन है दही का जमना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना या स्प्रिंग को खींचना। तो पूछा गया फिजिकल चेंज यानी वैसा चेंज जो एक बार करने पे दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए। तो स्प्रिंग को खींचना एक ऐसा यानी कि चेंज है जो एक बार करेंगे तो फिर छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जो आपके अदर ऑप्शन है ये सभी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उससे कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। पहले रेलवे में न्यूमेरिकल कम आते थे, लेकिन अभी जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण कैंडिडेट न्यूमेरिकल से डरते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये जो सवाल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सवाल। शुरू में एक 10 kg पत्थर को 10 मीटर बिल्डिंग पर ले जाया जाता है, बाद में उसे गिराया जाता है, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसका वेग यानी वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियली ए स्टोन ऑफ 10 kg इज टेकन टू ए 10 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड लेटर थ्रोन, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट 5 मीटर हाइट? आई होप आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है जो 10 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे 10 kg के पत्थर को यहाँ पे देख सकते हैं 10 kg के पत्थर को रखा गया। अब इसको वहाँ से गिराया जाता है तो पूछा जा रहा है कि ये जो 5 मीटर का हाइट है यहाँ पे जो जब पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यदि किसी भी मास में हाइट आ जाता है, ऊंचाई आ जाती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ पे 10 kg पत्थर का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकला है? तो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m यानी कि मास कितना दिया हुआ है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट कितना है वो। तो मास कितना है आपका 10 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, या सॉल्व करने के लिए आप लोग जनरली 10 लेके चलते हैं, और हाइट आपका 10 मीटर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एनर्जी आ गया वो आपका 1000 जूल आ गया। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वो जूल होता है। तो 10 आपका मास है, 10 आप लोगों ने जी लिया, और 10 आपका हाइट है, 1000 आ गया जूल। अब इतना इसके पास टोटल एनर्जी है। और आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा कि जो इनिशियल एनर्जी है वो भी फाइनल एनर्जी होगा, या किसी भी पॉइंट पे एनर्जी सेम होगा। इस पॉइंट पे आपका 1000 जूल है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं भी ऊपर से गिराएंगे तो इसका एनर्जी है जो 1000 जूल ही रहेगा। तो कंजर्व कर दीजिए। अब ये 5 मीटर पे यहाँ पे पहुँचा है, तो 5 मीटर में यहाँ पे इसके पास हाइट भी है। तो हाइट यदि 5 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इसका कैलकुलेट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास, मास कितना है 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 10 ही होगा, लेकिन हाइट यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि 5 ऊपर से आगे आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एनर्जी आएगा वो 500 आपका जूल आ जाएगा। यहाँ पे एनर्जी कितना आ गया? 500 जूल आ गया। लेकिन एनर्जी यानी कि इनिशियल में कितना था? 1000 जूल था। एनर्जी कंजर्व रहता है, जितना शुरू में था उतना ही हर पॉइंट पे होगा। अब यहाँ पे 500 ही जूल आया है, 500 कहाँ गया? तो 500 जो जूल है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें अब गति आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट में गति आ जाता है, स्पीड आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, तो वो यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी वो 500 जूल कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 500 जूल। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ मास कितना है? 10 है, v यहाँ पे आपका ये कटा, ये आपका 100 आ गया। 100 का आप लोग यहाँ पे रूट लेंगे तो आपका 10 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है वो 10 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप लोग, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फिल्ड इन बल्ब? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन या रेडॉन।
तो आमतौर पे जो गैस में बल्ब भरे जाते हैं वो आपका आर्गन भरा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस में आर्गन भरा जाता है। तो चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की ये पूछ लेगा, कभी प्रोटॉन का, कभी न्यूट्रॉन का। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका थॉमसन ने की, उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इसका जो न्यूट्रॉन यहाँ पे पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम यहाँ से पूछा गया है। साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं, कभी विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी का जो आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो आपका कैल्सीफेरोल हो जाएगा। कैल्सीफेरोल है जो आपका विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। रेटिनोल है जो विटामिन आपका ए का साइंटिफिक नेम है। थायमीन है जो विटामिन आपका बी का साइंटिफिक नेम है। तो आपको जो साइंटिफिक नेम है इंपॉर्टेंट विटामिन का वो आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 10 सवाल। आपको नीचे कमेंट में जरूर बताना है कि 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए। जो भी आगे के फर्दर अपडेट होंगे, आगे के क्लासेस होंगे, वीडियोस होंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोट्स हो, जो भी PDF हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।